हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी सेहत की कामनाएं करता हूँ। मैं कल नहीं आ पाया क्योंकि कल मुझे बहुत तेज़ बुखार था, पर आज के दिन मैं कल और आज की दोनों दिन की पूरी खबरें आपको दूंगा और कल से जुड़ी हुई खबरों को भी मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा और इसी करके आप मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कल की न्यूज़ भी हमने डिस्कशन करनी है, तो उसको लेकर हम शुरू करते हैं। 15 जनवरी जो कल था, 15 जनवरी को सेना दिवस होता है। तो 15 जनवरी जो कि हमारी महान सेना जो हमारे देश को, हमें हर संकट से बचाती है, बॉर्डर पे खुद रह के हमारी जान की सुरक्षा करती है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी महान आत्माओं को, उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ जो कि देश के लिए शहीद हो गए हैं, और उन सभी शहीदों को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ जिनका नाम गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं आ पाता है। ठीक है, साथ में जो अभी सीमा पे प्रहरी है और हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, उन सभी को भी तहे दिल से सलाम। इसके साथ ही सेना से जुड़े हुए मैं आपको दो तीन फैक्ट बता देता हूँ जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरल के एम करियप्पा, यानी जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय पे क्या हुआ था, उससे पहले ब्रिटिश जनरल होते थे। जो पहले जनरल जिसने भारत की सेना की कमान संभाली थी वो जनरल के एम करियप्पा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय जिन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली आज़ादी के बाद, वो कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। इसके साथ ही 15 जनवरी से सेना दिवस जब बनाया जाता है, तो इसी दिन को ही गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि ये वीरता का एक बहुत प्रमुख अवार्ड है, और सेना मेडल दिए जाते हैं। तो ये भी पूछ लेंगे कि सेना के दिन 15 जनवरी जो कि सेना दिवस होता है, आर्मी डे होता है, तो उस दिन कौन से दो अवार्ड दिए जाते हैं? चार अवार्डों के नाम दे देंगे, उनमें एक इनमें से दे देंगे, गैलेंट्री अवार्ड और सेना मेडल दिए जाते हैं। इसके साथ ही चलते हैं आज का दिन जो 16 जनवरी है, इसको भी एक न्यूज़ की तरह हम देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे देश में इस दिन भी एक नई पहल शुरू हुई थी जिसने देश को एक नई दिशा दी थी। तो 16 जनवरी को कौन सा डे होता है? इस डे पे भी क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे होता है, ये तो आप समझ भी ही गए होंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि नेशनल स्टार्टअप जो चलाया गया था 2015-16 में चलाया गया था, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने मध्यम उद्योगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया ताकि आम आदमी को रोज़गार मिल सके और उसके उत्पादों को एक पहचान मिल सके। जो 16 जनवरी है, तो ये कौन सा डे है? ये नेशनल स्टार्टअप डे है। इसी दिन 16 जनवरी को स्टार्टअप अभियान था वो चलाया गया था, और इसकी 6वीं वर्षगांठ स्टार्टअप की अभी चल रही है। तो इसमें क्या है कि भारत में नए उद्यमों को प्रोत्साहन देना, और भारत के जो ये नए उद्यम है, इनके जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ावा देना, यानी जो ये प्रोडक्ट बनाए जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, तो ये सभी बाहरी देशों को भेजे जाएंगे, जिससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, और भारत के जो लोकल प्रोडक्ट है जिनमें बहुत ही ज़्यादा कुशलता होती है, इनको विश्व स्तर पर एक पहचान मिलेगी। और जब भारतीय वस्तुओं विश्व स्तर पर एक पहचान मिलेगी, तो उसे भारत की छवि भी एक नई छवि उभर कर आएगी। इसके साथ ही चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अभी क्या हुआ है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। पहले क्या था? कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। देखो, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, ये एग्रीमेंट समझौता हुआ था भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2010 में। लेकिन अभी 2022 में कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, पहले सिर्फ एक समझौता था सहायता का, लेकिन अब बन गए हैं पार्टनर, यानी कि हमारी और दक्षिण कोरिया की मजबूती हुई है दोस्ती की, विश्वास की, भाईचारे की। तो यह समझौता भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ। भी पूछ लेंगे कि जो कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, यानी कि जो एक दूसरे का पार्टनर बनने का एग्रीमेंट है, वो किस किस के बीच में हुआ? तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। इससे क्या हुआ है कि इन 12 सालों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में विश्वास और मजबूती बढ़ी है, जो कि एक मिसाल की तरह सामने आई है। और तभी से जो पहले सिर्फ एक कोऑपरेशन था, अब वो पार्टनरशिप बन गई है। ये आपसे पूछ लेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एक लक्ष्य भी रखा गया है कि हम व्यापार में दोनों तरफ के व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक $50 मिलियन का व्यापार ले जाएंगे, यानी 2030 तक भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार $50 बिलियन तक बढ़ जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि कविताएं लिखते थे और स्वतंत्रता से के समय पे इनकी लेखनी ने बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर
ने दक्षिण कोरिया पर एक रचना लिखी थी, लैंप ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्वी एशिया को रास्ता दिखाने वाला। लैंप ऑफ द ईस्ट जो बोला था, दक्षिण कोरिया को बोला गया था, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखो कितनी पुरानी बात है, तो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध बुद्धिज्म को लेकर महात्मा बुद्ध की जो जन्मभूमि है वो भारत, और जो दक्षिण कोरिया से रिसर्चर भारत आते रहे हैं बुद्धिज्म के लिए, तो इस करके भी हमारे प्रगाढ़ संबंध है, एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दक्षिण कोरिया को लेकर, और दक्षिण कोरिया एक विकसित अर्थव्यवस्था है जो कि पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था है, तो इसके साथ हमारे मजबूत संबंध हमें मजबूती की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन में चीन ने खुद को विकासशील देशों की श्रेणी में डलवा लिया है, यानी कि जो चीन की अर्थव्यवस्था वो एक विकसित अर्थव्यवस्था है। जो उसके लक्षण है वो एक विकासशील नहीं है, विकसित का अर्थ है कि वो विकास उसका हो चुका है पूर्णतः। लेकिन अगर कोई विश्व व्यापार संगठन में अपने आप को विकसित श्रेणी में दिखाता है तो जो उसके कुछ टैक्स और टैरिफ होते हैं वो उसको पे करने पड़ते हैं। लेकिन चीन ने विकासशील देशों को में इसलिए डलवाया क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको वो टैक्स एंड टैरिफ पे करने पड़े, और विकासशील देशों को WTO द्वारा कुछ छूट दी जाती है विश्व व्यापार संगठन द्वारा। इसी छूट को लेने के लिए चीन ने ये बदतमीजी भरा कदम उठाया है। ऐसे चीन अपनी तुलना विकसित देशों से करता है, जैसे कि अमेरिका और फ्रांस से। आपको पता है चीन का इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी से दुश्मनी है, या अगर किसी से ज़्यादा तुलना करता है या किसी की होड़ करता है, तो वो करता है USA की। यानी होड़ करने में तो वो विकसित देशों के बराबर है, लेकिन जब उसको टैक्स एंड टैरिफ से बचना है और फायदे उठाने हैं तब वो विकासशील देशों में है। ये चीन है ना, कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधा नहीं होने वाला है, इसीलिए इसने ये कदम उठाया है। देखो चीन ने व्यापार के फायदे में के लिए किया है, विकासशील देशों की श्रेणी में रहकर वह व्यापारिक लाभ उठाता रहे और टैक्स से बचता रहे। जो विकासशील देश है ना, इनको बहुत से टैक्स से छूट दे रखी है, यानी इनके जो जो भी व्यापार ये विश्व में करेंगे उन पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा और इनको ज़्यादा फायदा होता है। चीन ने इसीलिए अपने आप को विकासशील श्रेणी में दिखा दिया है 2022 में। तो ये आपसे पूछ लेंगे, विकसित देशों जैसी अर्थव्यवस्था होते हुए भी विकासशील देशों जैसी अर्थव्यवस्था को दिखाने का काम किस देश ने किया? तो वो चीन ने किया है। अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व व्यापार संगठन जो डील करता है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। भारत विश्व व्यापार संगठन में लोअर मिडिल इनकम वाले देशों की श्रेणी में, यानी जो भारत का रैंक है तो वो विकासशील देशों में, और विकासशील देशों में भी 3 इनकम वाले देश हैं, एक लोअर मिडिल इनकम, एक मिडिल इनकम और एक अपर मिडिल इनकम। तो भारत की जो श्रेणी है वो लोअर मिडिल इनकम वाले देशों की श्रेणी में है। भारत विकासशील देशों में भी, यानी अपर मिडिल इनकम, मीडियम मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम, जो सबसे नीचे वाले मिडिल इनकम वाले देश है ना, भारत उनमें है। WTO में, विश्व व्यापार संगठन में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये इतनी बार पूछ चुके हैं, ये डेट भी पूछ चुके हैं, और ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये देखने में इतना मजबूत संगठन है, लेकिन इसकी स्थापना जो अभी हुई है सिर्फ 1995 में हुई है। ये डेट भी याद रखना, 1 जनवरी। और ये किससे बना है? तो ये गैट से बना है। गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पहले एक संगठन था जो कि टैरिफ एंड ट्रेड को लेकर रूल और नियम बनाता था, लेकिन उसकी सफलता को देखते हुए, उसके कार्यों को देखते हुए गैट को WTA विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया। कब बनाया गया? 1995 में 1 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे का जो टॉपिक है ये और भी इम्पोर्टेंट है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर, IAC जिसको बोलते हैं। ये IAC क्या होता है? ये पूरे गांव की तरह ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि जिस पे से जहाज़ भी उड़ान भर सकते हैं, मतलब युद्ध सामग्री भी रखी होती है, बहुत सारे सैनिक भी होते हैं। एक बड़े गांव की तरह, एक कस्बे की तरह ये होता है, यानी कि पूरा एक तरह से अपने आप इसका सिस्टम होता है, जहाँ से लड़ाई के दौरान नेवी अपने एयरक्राफ्ट को वहाँ से उड़ान भरवा सकते हैं। इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन एयरक्राफ्ट में भी खास बात देखो, इंडिजिनस, यानी भारत ने खुद बनाया है ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि विक्रांत है, और जो अब नेवी में चला जाएगा, और यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। देखो कितनी अच्छी बात है। एयरक्राफ्ट कैरियर है जहाँ से रनवे भी बना होता है और जहाज़ भी उड़ सकते हैं नेवी के लिए जब युद्ध होगा। और वो भारत मेड है, इंडिया मेड है, यानी कि भारत ने स्वयं बनाया, और जो ये स्वयं बनाया है इसका नाम विक्रांत है, और ये सबसे बड़ा होगा नेवी का एयरक्राफ्ट।
जो इसकी तकनीक टेक्नोलॉजी का निर्माण स्वयं भारत के द्वारा किया गया, और इससे भारत की नौसेना को बहुत मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित किया। आपको पता है कि विश्व में है ना, मतलब जो स्किल लेबर है ना उसकी ज़्यादा मतलब डिमांड है। स्किल का मतलब है जिसके पास कौशल है, जिसके पास कि एक, अगर आपके पास एक भी फील्ड में माहिर हासिल है ना, आपको आपको महारत हासिल है, सिर्फ एक क्षेत्र में आप महारत हासिल कर चुके हो, तो वर्ल्ड में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। आपको हर फील्ड में माहिरता हासिल नहीं करनी है, सिर्फ एक फील्ड में महारत हासिल करनी है। तो इसी को कहते हैं कौशल, यानी कि आप एक फील्ड के माहिर हो। तो अभी क्या किया था कि जो भारत की गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने कौशल पर ज़्यादा ध्यान दिया था ताकि भारत के लोगों को बाहर भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और देश में भी महारत ज़्यादा हो। तो उसी करके राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता 2022 की अभी दिल्ली में आयोजित हुई है। और जो ये राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित हुई है, इसमें प्रथम स्तर पर यानी उच्चतम स्तर पर उड़ीसा, यानी टॉप किसने किया है, यानी सबसे ज़्यादा महारत हासिल किस स्टेट के लोगों को है, वो है सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं उड़ीसा के, दूसरे नंबर पर स्किल्ड लोग हैं केरल के, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के। ये सीक्वेंस तीनों का याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में वही प्रतियोगी भाग लेंगे जो इसमें चुने गए, यानी ये इंडिया में स्किल्ड प्रतियोगिता हुई है। अभी एक प्रतियोगिता विश्व में होगी और जो उसमें होगी वो वही पार्टिसिपेंट भाग लेंगे जो इसमें जीत कर गए हैं, यानी वर्ल्ड स्किल्ड प्रतियोगिता में यही प्रतिभागी आएंगे जो कि इसमें जीत कर आगे आए हैं। भारत में इसका काम है कौशल को प्रमुख बनाना और विश्व स्तर पर पहचान देना, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अभी चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। जगन्नाथपुरी टेम्पल आप जानते हो ये विश्व प्रसिद्ध है। इसमें अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा एक रेगुलेशन एक्ट लाया गया, यानी इसको लेकर एक रेगुलेशन बनाया गया, एक नियम बनाया गया। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं, जगन्नाथ भगवान जिसे कि मृत्यु का देवता, एक तो यही पूछ लेंगे जगन्नाथ भगवान कौन है, तो वो मृत्यु के देवता को जगन्नाथ भगवान का नाम दिया गया है और उसी के नाम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ख़ास बात, चार धाम में भी पुरी का नाम आता है। चार धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है और रामेश्वरम है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जो भारत के चार प्रमुख धाम उनमें भी पुरी का नाम आता है। और इनकी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी 8वीं सदी में। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की थी चार धाम की स्थापना, तो शंकराचार्य के द्वारा। और ये भी पूछ लेंगे कि रथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है? पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है, यानी कि यहाँ पर जगन्नाथ भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देने के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। और इसको पहली बार स्थगित किया गया था कोरोना करके। ये भी पूछ लेंगे कि कभी इसको स्थगित किया गया है रथ यात्रा को? जी, कोरोना करके इसको फर्स्ट टाइम स्थगित कर दिया गया था। और उड़ीसा से जुड़े दो और टेम्पल हैं जो कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं और यूनेस्को ने भी इनको विश्व धरोहर सूची में रखा है। एक है लिंगराज मंदिर और एक कोणार्क सूर्य मंदिर। ये दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है और ये दोनों उड़ीसा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगराज टेम्पल और कोणार्क सूर्य मंदिर, ये दोनों भी उड़ीसा की विश्व धरोहर सूची में है, यूनेस्को वाली सूची में। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक आ गया है, सार, SAAR। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे सार क्या है, किसी NCERT का चैप्टर है वो, या कोई सॉफ्टवेयर है, या से कोई सैटेलाइट है। तो सार क्या है? सार का मतलब है स्मार्ट सिटीज एकेडमी टुवर्ड सेक्शन एंड रिसर्च। इसका मतलब है एक्शन, सॉरी सेक्शन की जगह एक्शन लिख देना, ये सेक्शन काट देना। स्मार्ट सिटीज एकेडमी टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, यानी क्या हुआ है कि सरकार ने, आपको पता है कि 100 स्मार्ट सिटीज बनानी थी सरकार को भारत में, लेकिन 100 स्मार्ट सिटी बनाने में वो पूरी तरह से असफल हो गई है। और ये असफल क्यों हुई है, इसके लिए उसने सार को बनाया। तो इस पर रिसर्च की जाएगी कि भारत सरकार स्मार्ट सिटी बनाने में पूरी तरह से असफल क्यों हो गई है, जो पूरे देश में उसने स्मार्ट सिटी बनानी थी। इसका उद्देश्य इस बात को जांचना कि स्मार्ट सिटी मिशन असफल क्यों हुआ, सॉरी ये असफल क्यों हुआ, यानी कि सक्सेस या सफल क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य इस बात को जांचना कि स्मार्ट सिटी मिशन सक्सेस या सफल क्यों नहीं हो रहा। साफ लिख रखा है कि क्यों नहीं हो रहा, यानी ये असफल हो गया है। तो ये असफल क्यों हो गया है, ये सक्सेस या सफल क्यों नहीं हो रहा है, तो इस बात की जांच करेगा सार, यानी स्मार्ट सिटीज एकेडमी टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ये जो सार, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे सार क्या है, तो स्मार्ट सिटी मिशन
अकेडमी टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, यानी स्मार्ट सिटी का जो मिशन था वो असफल क्यों हो गया, उसको सफलता क्यों नहीं मिली, इसको रिसर्च इस पे जानने के लिए तो बनाया गया सार। ठीक है, तो आज चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन इससे जुड़े हुए जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कल है ना स्टार्टअप पे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े लेक्चर दिए। जब उन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया तो उनके लेक्चर का वो हिस्सा क्वेश्चन बन जाता है जिसने विश्व स्तर पर स्टार्टअप को एक पहचान दी है। तो इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दिया कि जिसमें उन्होंने भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जिक्र किया। देखिए, वर्ल्ड पे आपको पता भी साइंस एंड ग्लोबल इनोवेशन जो इन सब की बहुत महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है इनोवेशन का और साइंस का। इसी का युग है आज, किसका युग है, इनोवेशन का और साइंस का। और ये तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी जिक्र कर दिया, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। उन्होंने बताया कि 2015 में भारत की रैंक 86 नंबर पर थी, जबकि 2021 में यह 40 नंबर पर आ गई। 2022 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी नहीं आया, 2021 वाले का उन्होंने जिक्र किया, तो 2022 का आएगा। पर 2021 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट वही है और उसी का जिक्र भाषण में हो गया। तो भारत की आपको याद रखनी है, जो 2021 में जो रैंक आई थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, वो क्या थी, वो 46 थी। यही पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र कर दिया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वो 46 है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन बहुत ही जरूरी है जो चलाया था, इसकी विश्व स्तर पर पहचान है। जो अटल इनोवेशन मिशन है ना, इसने इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय योगदान दिया है। इसीलिए ये भी पूछ लेंगे अटल इनोवेशन मिशन किससे रिलेटेड है, तो ये इनोवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या रैंक आया है, तो वो आया है 46 आया, 46 आया, ये 46 है, यहाँ पे ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसी के साथ ही बता देते हैं गणतंत्र दिवस उत्सव समारोह जो कि 24 जनवरी से शुरू होता था। देखो, ये बहुत अच्छी पहल की गई है सरकार के द्वारा। पहले क्या था पता है आपको, गणतंत्र दिवस का एक पूरा एक वीक उत्सव मनाया जाता था। इसको गणतंत्र दिवस को है ना एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, और इस फेस्टिवल को 24 जनवरी से शुरू किया जाता था, लेकिन अभी 23 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा इस साल। क्यों अब 23 जनवरी से शुरू होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को ही होती है। तो सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर अब जो पूरा एक वीक का फेस्टिवल था गणतंत्र दिवस का, अब वो 23 जनवरी से ही शुरू किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था और अपनी तरह से उन्होंने जो योगदान दिया था हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। और सुभाष चंद्र बोस का जब नाम आ गया तो उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कोशिश करूँगा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं, जो मैंने आगे की ये आपके लिए न्यूज़ बनाई है। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हरिपुरा और त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस का नेतृत्व किया था 1938 और 1939 में। तो सुभाष चंद्र बोस है ना, उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका भारतीय आईएनसी का बहुत ज़्यादा योगदान था। और सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार ही इसके अध्यक्ष बने थे, दोनों साल और दोनों जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे 1938 में, और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे 1939 में सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए, आपको पता है आईएनए की यानी इंडियन नेशनल आर्मी, भारत की इन्होंने एक सेना बना दी थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के बंदी सैनिक थे उनसे अलग छुड़वाकर उन्हीं सैनिकों से एक सेना बनाई गई जो कि भारत की आज़ादी के लिए लड़े द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ। इस इंडियन नेशनल आर्मी की कमान जो संभाली थी वो सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। वैसे इसकी स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन मोहन सिंह के द्वारा जो स्थापना की गई थी, क्वेश्चन आ जाए कि आईएनए की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मोहन सिंह के द्वारा, उनके मन की उपज थी ये। लेकिन वो जो उन्होंने आर्मी बनाई थी वो सक्सेस नहीं हो पाई थी और वो बाद में तितर बितर हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा से 19 सैनिकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इकट्ठा किया और खुद उसका नेतृत्व किया और सेनापति की तरह उनकी कमान संभाली। तो आईएनए का
जो मुख्य नेतृत्वकर्ता माना जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को ही माना जाता है। और भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए ये लड़ाई इतनी बार पूछी जा चुकी है। इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, तो मणिपुर की लड़ाई लड़ी। देखिए, जो ये आईएनए थी, इसके दो ही सेंटर थे, एक था सिंगापुर में, एक था रंगून में। तो सिंगापुर और रंगून दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड पड़ जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की साइड से इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की साइड से भारत में एंट्री लेनी थी। तो आईएनए ने जो लड़ाई लड़ी थी, उनकी एक ही लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जो कि मतलब उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो पूछ लेंगे आईएनए ने अंग्रेजों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी लड़ाई लड़ी, तो वो मणिपुर की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आपने ध्यान रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत में कौन सी लड़ाई में लड़ी, तो मणिपुर की लड़ाई में लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस पे ये भी बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने डाला है। सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे, CR दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी कांग्रेस के विरोध में 1923 में। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, तो CR दास को अपना ये गुरु मानते थे सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया था पट्टाभी सीतारामैया को, और कांग्रेस ने खुद को कांग्रेस का मतलब वो बनने के लिए, हेड बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया गया था, और कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाता था पूरे कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा। तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, एक तरफ गांधी जी का कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया था। दोनों को चुना जाना था पूरी कांग्रेस के द्वारा, INC के द्वारा। तो कांग्रेस के द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। इसे गांधी जी पर्सनल ले गए थे, तो उन्होंने इस्तीफा देने की कही। तो इससे पहले ही वो इस्तीफा देते, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को छोड़ दिया था। और इस पूरे वाक्य को बोला जाता है त्रिपुरी संकट, यानी त्रिपुरी का जो अधिवेशन था एक संकट बन गया था कांग्रेस के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कद को देखते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया, और कांग्रेस से अलग होकर एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि आगे बढ़ने वाले युवाओं की सोच को ये प्रदर्शित करता था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के करके मैंने आपको इससे जुड़ा हुआ ये पूरा वाक्य बता दिया, और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको बता दिए। और यही था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।